संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष के भारी हंगामे को नारेबाजी के कारण कार्रवाई बार बार बाधित हुई। विपक्षी दलों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सदन के भीतर नारे लगाए। लगातार शोर शराबे के चलते अध्यक्ष और सभापति ने कई बार सदन व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो सकी। लोकसभा में प्रश्नकाल और अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुए, जबकि राज्यसभा में भी विपक्ष के विरोध के कारण निर्धारित विधायी कार्य आगे नहीं बढ़ सका। हंगामा जारी रहने पर दोनों सदनों की कार्रवाई पहले कुछ समय के लिए स्थगित की गई और बाद में दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी गई। सरकार का उद्देश्य क्षेत्र में नियोजित शहरी विकास, बेहतर आधारभूत ढांचे का निर्माण और निवेश को बढ़ावा देना है। नए प्राधिकरण के गठन से प्रयागराज और चित्रकूट मंडल के विकास कार्यों में समन्वय बढ़ेगा तथा सड़क, आवास, औद्योगिक और पर्यटन परियोजनाओं की गति को मिलने की उम्मीद है। जगत प्रकाश नड्डा ने असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने राहत शिविरों का निरीक्षण किया, प्रभावित लोगों से मुलाकात की और स्थानीय प्रशासन के राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। नड्डा ने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों तक हर संभव सहायता समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भी भरोसा दिलाया। भारत सरकार ने बच्चों से जुड़े यौन शोषण संबंधी आपत्तिजनक सामग्री को रोकने और हटाने में कथित ढिलाई के आरोप को लेकर मेटा के अधिकारियों को तलब किया। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री की निगरानी, त्वरित कार्रवाई और सुरक्षा उपायों को लेकर जवाब मांगा। अधिकारियों से कंटेंट मॉडरेशन, शिकायत निर्माण व्यवस्था और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए अपनाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस के एक तेल डिपो में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार हमले के बाद तेल भंडारण टैंकों में आग भड़क उठी, जिससे क्षेत्र में धुआं फैल गया। स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। घटना में हुए नुकसान आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। देश के 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय मानसून के कारण उत्तर, मध्य, पूर्वोत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। प्रशासन ने निचले इलाकों में जल भराव, बाढ़, भूस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने तथा मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की। एयर इंडिया की एक उड़ान के दौरान अचानक आए तेज टर्बुलेंस हवा के तीव्र झटकों से यात्रियों और चालक दलों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। सुरक्षा कारणों से विमान में सीट बेल्ट का संकेत तुरंत चालू कर दिया गया और यात्रियों को अपनी सीटों पर बैठे रहने के निर्देश दिए गए। टर्बुलेंस के बावजूद पायलट ने स्थिति को नियंत्रित रखते हुए विमान को सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य पर उतार दिया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार घटना में किसी गंभीर नुकसान की पुष्टि नहीं हुई, हालांकि कुछ यात्रियों को हल्की असुविधा होने की सूचना मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी समीक्षा बैठक में रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनाव और महंगाई के जोखिमों को देखते हुए निर्णय लिया गया। साथ ही वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगभग 6.7% बनाए रखा गया। चलिए जानते हैं मौद्रिक नीति समिति क्या है। देखिए, मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की वह समिति है जो देश में ब्याज दरों, विशेष रूप से रेपो रेट पर निर्णय लेती है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित रखते हुए आर्थिक विकास को संतुलित करना है। समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। मौद्रिक नीति समिति में आमतौर पर हर 2 महीने में बैठक करती है और महंगाई, आर्थिक वृद्धि तथा वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मौद्रिक नीति संबंधी फैसला लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए यूपी रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की घोषणा की। योजना का उद्देश्य वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानजनक और सुलभ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। सरकार जल्द ही योजना के क्रियान्वयन से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश जारी करे। WWE के दिग्गज सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर ने पेशेवर रेसलिंग से आधिकारिक रूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि समरस्लैम 2026 में नाइजीरिया के ओबाफेमी के खिलाफ उनका मुकाबला उनके करियर का आखिरी मुकाबला था। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को लेकर नई चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जल्द कमी नहीं की गई तो दुनिया को अधिक भीषण गर्मी, बाढ़, सूखा और समुद्री तूफानों जैसी चरम मौसम घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। संगठन ने सभी देशों स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और जलवायु लक्ष्यों को तेजी से लागू करने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि समय पर ठोस कदम उठाना मानव जीवन, पर्यावरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है।
भारत के प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए 2026 संशोधन को लेकर नया कूटनीतिक विवाद सामने आया। अमेरिकी सांसद रिले मुरे ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित संशोधन ईसाई चर्चों और धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित करेंगे तथा इसे ईसाइयों पर हमला बताया। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे भारत अमेरिका संबंधों पर असर पड़ सकता है। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एफसीआरए का उद्देश्य केवल विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह भारत का आंतरिक विधायी विषय है और किसी विशेष धर्म या समुदाय को निशाना बनाने का प्रश्न नहीं है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि वह दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। हसीना ने अभी कहा कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर खतरे की आशंका है, लेकिन वह अपने देश लौटने के फैसले पर कायम है। शेख हसीना ने कहा कि पिछले 2 सालों में मैंने अपने प्यारे बांग्लादेश को पीड़ित होते हुए देखा है। यह वह बांग्लादेश नहीं है जिसने हमने बनाया था, यह वह बांग्लादेश नहीं है जिसके लिए 1971 में 30 लाख लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने संक्रामक रोगों की रोकथाम को लेकर नई सलाह जारी करते हुए देशों से निगरानी प्रणाली मजबूत करने, समय पर जांच और टीकाकरण बढ़ाने पर जोर दिया। संगठन ने लोगों को नियमित रूप से हाथ धोने, बीमार होने पर मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से सावधानी बरतने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सीय सलाह लेने की अपील की। WHO कहना है कि वैश्विक यात्रा और जलवायु परिवर्तन के कारण संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ सकता